कभी सोचा है कि आज हम जिस समाज का हिस्सा हैं उसकी जड़ें, उसकी नींव कहाँ है? देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का हिसाब किताब नहीं होता। ये तो एक पूरी सभ्यता के बनने, बदलने और बढ़ने का एक लंबा, दिलचस्प सफर है। तो चलिए आज इस सफर की कुछ परतों को मिलकर खोलते हैं। और ये सफर कोई 100-200 साल का नहीं, बल्कि लाखों साल लंबा है। जरा सोचिए, एक तरफ पत्थर के वो मामूली से औजार जिनसे जिंदगी शुरू हुई, और दूसरी तरफ आज के ये आसमान छूते शहर। कितना जबरदस्त बदलाव है ना? बस यही बदलाव हमारी कहानी है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? वो पहली चिंगारी कौन सी थी जिसने इतनी बड़ी, इतनी महान सभ्यता को जन्म दिया? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अपने इस सफर को बेहतर समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम गुफाओं के दौर से शुरू करेंगे और दक्षिण की महान शक्तियों के उदय तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, गुफाओं से शहरों तक। ये वो दौर है जब समाज की पहली ईंट रखी गई। हमारी कहानी की शुरुआत होती है लाखों साल पहले, पाषाण युग से। तब इंसान एक शिकारी था। लेकिन कमाल की बात यह है कि भीमबेटका की गुफाओं में मिली तस्वीरें बताती हैं कि मुश्किल हालात में भी कला और रचनात्मकता वो हमारे अंदर हमेशा से थी। और फिर 2 बड़ी खोजों ने सब कुछ बदल दिया, आग और खेती। इन खोजों ने इंसानी इतिहास का रुख ही मोड़ दिया और यहीं से पहले शहरों की नींव पड़नी शुरू हुई। और फिर दुनिया के सामने आई उस दौर की सबसे रहस्यमयी और एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर। आप सोचिए, आज से हजारों साल पहले वहां ग्रिड सिस्टम पर सड़कें बनी थीं, ढकी हुई नालियां थीं और ग्रेट बाथ जैसे पब्लिक स्ट्रक्चर थे। मतलब ये शहर तो आज के स्मार्ट सिटीज को भी टक्कर दे सकते थे। वाकई उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना। शहर तो बस गए, लेकिन एक समाज को असल आकार कौन देता है? विचार। तो अब हम एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां हथियारों से ज्यादा ताकत विचारों और शब्दों में थी। ये था वैदिक युग, एक ऐसा समय जहां ज्ञान और शब्दों की ताकत सबसे ऊपर थी। इसी दौर में ऋग्वेद जैसे महान ग्रंथ लिखे गए और समाज भी बदल रहा था। लोग अब जन यानी कबीलों से निकलकर जनपदों में बसने लगे, मतलब छोटे छोटे राज्य बनने लगे। और फिर आया एक और बड़ा बदलाव, लोहे की खोज। करीब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के औजारों ने खेती को आसान बना दिया और हथियारों को ज्यादा खतरनाक। इसी बदलाव के दम पर 16 बड़े बड़े राज्य उभरे जिन्हें महाजनपद कहा गया। और इन सब में सबसे ताकतवर बनकर कौन उभरा? मगध। लेकिन जब समाज में बड़े बदलाव आते हैं तो नए विचार भी जन्म लेते हैं। उस वक्त की सामाजिक कठोरता के जवाब में एक वैचारिक क्रांति हुई। महावीर और बुद्ध जैसे महान विचारकों ने उस समय की परंपराओं को चुनौती दी। उन्होंने अहिंसा, करुणा और समानता का रास्ता दिखाया। उनका संदेश साफ था, सच्ची शांति बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि खुद को जानने में है। अब कहानी पहुंचती है भारत के पहले महान साम्राज्य तक। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव रखी थी चाणक्य की जबरदस्त रणनीति और चंद्रगुप्त मौर्य के अदम्य साहस ने। इस मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक हुए सम्राट अशोक। पर उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो मोड़ था कलिंग का भयानक युद्ध। कहते हैं कि कलिंग युद्ध में हुए विनाश को देखकर सम्राट अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए तलवार छोड़ दी और धम्म का रास्ता अपना लिया, यानी शांति, अहिंसा और नैतिकता का रास्ता। सोचिए, दुनिया के इतिहास में ऐसा कब हुआ है कि एक ताकतवर विजेता सम्राट जीत के बाद शांति का सबसे बड़ा दूत बन गया हो? और उनकी यही महान विरासत आज भी हमारे साथ है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के रूप में। ये हमें हमेशा शांति और धर्म के उसी रास्ते की याद दिलाता है। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में एक बार फिर राजनीतिक बिखराव का दौर आया। छोटे छोटे राज्य बन गए, लेकिन इसी उथल पुथल के बीच से एक ऐसे साम्राज्य का उदय हुआ जो भारत को उसके स्वर्ण युग तक ले जाने वाला था। ये था गुप्त काल, वो दौर जब भारत को सच में सोने की चिड़िया कहा जाता था। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ कालिदास अपनी महान कविताएं लिख रहे थे, तो दूसरी तरफ आर्यभट्ट अंतरिक्ष के रहस्य सुलझा रहे थे। नालंदा जैसा महान विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र था। कला और संस्कृति अपने शिखर पर थी, और समुद्रगुप्त अपनी सैन्य जीतों की वजह से भारत का नेपोलियन कहलाए।
लेकिन शायद इस सुनहरे दौर का सबसे बड़ा तोहफा जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया वो था शून्य, जीरो। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक ऐसा क्रांतिकारी विचार था जिसने गणित और विज्ञान की पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन रुकिए, भारत का इतिहास सिर्फ उत्तर भारत की कहानी नहीं है। जिस समय उत्तर में यह सब हो रहा था, उसी समय दक्षिण में संगम युग अपने चरम पर था। यहाँ चेर, चोल और पांड्या जैसे शक्तिशाली राजवंशों का शासन था। उनका साहित्य, उनकी कविताएं आज भी तमिल संस्कृति की शान है और उनके बंदरगाहों से मसाले और मोती सीधा रोम तक जाते थे। मतलब दक्षिण भारत उस वक्त व्यापार और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। ये कहानी है दो अलग अलग तस्वीरों की। एक तरफ उत्तर में सत्ता के लिए जबरदस्त संघर्ष, तो दूसरी तरफ दक्षिण में एक महान शक्ति का शानदार उदय। देखिए, उस दौर में उत्तर भारत में कन्नौज सत्ता का केंद्र बन गया था और इस पर कब्जे के लिए 3 बड़ी ताकतों के बीच, पूर्व में पाल, पश्चिम में प्रतिहार और दक्षिण से राष्ट्रकूट, एक लंबी लड़ाई चली। इस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? तीनों ही आपस में लड़ लड़कर कमजोर हो गए। और ठीक उसी वक्त जब उत्तर भारत इस संघर्ष में फंसा हुआ था, दक्षिण में चोल साम्राज्य एक नई सुपर पावर बनकर उभर रहा था। उन्होंने बृहदेश्वर जैसे विशाल मंदिर बनवाए, जो आज भी वास्तुकला के चमत्कार माने जाते हैं। उनकी नौसेना इतनी ताकतवर थी कि उनका प्रभाव समुद्र पार श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। और सबसे कमाल की बात, उन्होंने स्थानीय स्वशासन का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें हमें आज के लोकतंत्र की भी झलक मिलती है। तो पत्थर के एक औजार से शुरू होकर चोलों की समुद्री ताकत तक ये एक बहुत लंबा सफर रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ राजाओं महाराजाओं और उनके साम्राज्यों की नहीं है। ये कहानी है हमारे विचारों की, हमारी कला की और उस जज्बे की जिसने हजारों सालों के उतार चढ़ाव के बाद भी इस सभ्यता को जिंदा रखा है। आज भी इतिहास का हर खंडर, हर सिक्का, हर मंदिर हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। बस सवाल ये है कि क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं?